हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है सर? अब तक हम लोगों ने ना चैप्टर 1 कैपिटल स्ट्रक्चर और चैप्टर 2 लीवरेज कंप्लीट कर लिया है। तो ये एक रेगुलर कम एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, रहने वाला है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा? हमारा तीसरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगेन वही साइड में ले जाके तुमको क्या करेंगे, लिखवाएंगे, है ना। लिखवाने का काम भी करेंगे और यहाँ पे आपको बुक में भी आपको रीड आउट करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट ने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है फटाफट से कर लो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में कोर्सेज मिल रहे हैं आपको और हार्ड कॉपी भी साथ साथ प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो उसी प्राइस में, इसी कम रेट में आपको क्या करवाई जा रही है, हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो चलिए फटाफट से ना, लेट मत करो, परचेज करने में भी और पढ़ने में भी। चलिए देखो क्या करें सर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर 3। तो सबसे पहले तो अपना रजिस्टर उठा लो, वहां पे हम लिखते हैं इसको शॉर्ट में और फिर साथ ही साथ क्या करेंगे, बुक में आके भी उसके इलस्ट्रेशन वगैरह, एग्जाम वगैरह, जो एग्जाम्पल वगैरह है वो हम करते हैं सॉल्व। आ जाओ यहां पर, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 लिखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इससे पहले जो दो आप चैप्टर कर चुके हैं उसमें पहला जो था कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें हम क्या देखते थे कि भाई हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे हम कैपिटल कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हैं। इक्विटी से कर सकते थे, प्रेफरेंस से कर सकते थे और लॉन्ग टर्म डेट से कर सकते थे। इवन अपना रिजर्व एंड सरप्लस जो खुद का कमाया हुआ पैसा है वो भी तो हम यूज करते हैं, बिल्कुल। तो ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। अब हम यही देखना चाहते हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, इसमें ये देखते हैं कि भैया जो कैपिटल रेज कर रहे हैं उसका एक्चुअली इफेक्टिव कॉस्ट कितना है, एक्चुअली उसका इफेक्टिव कॉस्ट कितना है। क्योंकि कॉस्ट जिसका कम रहेगा, है ना, कॉस्टिंग कम होगा तो अर्निंग ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ईपीएस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बात किया था अपन ने कि जिसका ईपीएस सबसे ज्यादा होगा वही अल्टरनेट से हम पैसा रेज करेंगे, याद है। तो अब एक्चुअली कॉस्ट डिटरमाइन करने का टाइम आ गया कि भैया जो हमारे अलग अलग अल्टरनेटिव है उसकी हम कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। चलिए देखो कैसे होगा। लिखो सबसे पहले तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, जो भी फर्स्ट टाइम मेरी क्लासेस देख रहे हैं तो उसको मैं बता दूं कि एक ऑर्डर से पढ़ना होता है। चैप्टर 1 अगर मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड किया तो यस, सबसे पहले हमें वही पढ़ना है। देन चैप्टर 2 लीवरेज पढ़ना है तो मतलब वही पढ़ना है। और देन थर्ड नंबर पे आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और उनको ये भी बता दें कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड, जो फर्स्ट टाइम अगर यूट्यूब पे ये देख रहा है वीडियो, तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड हम इस रीजन से लिखते हैं कि एक तो हमें उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसका पहले ही हमें पता लग जाए कि भैया ये टॉपिक्स आने वाले हैं। दूसरा हमें फायदा ये होता है कि जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, रिवाइज करना होगा, तो ये जो हेडिंग्स लिखी होंगी इनको देख देकर, ये जो टॉपिक्स लिखे होंगे अगर इनको देखकर तुमको पूरा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, दैट मीन्स तुमको वो चैप्टर समझ में आ गया है। अगर तुमको याद नहीं आ रहा है दैट मीन्स तुमको अभी तक चैप्टर समझ में नहीं आया है और तुम्हें फिर से रिवाइज करने का और प्रैक्टिस करने का जरूरत है। तो खुद को एक रीचेक करने का भी एक तरीका हो गया है ना। सबसे पहले जो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे वो आएगा सोर्सेज ऑफ कैपिटल। हम अगेन जानेंगे कि कैपिटल रेज करने के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। वही सारे जो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़े थे वही सोर्सेज हैं और कुछ नहीं। एंड उसके साथ क्या जानेंगे, एंड इट्स कॉस्ट या देयर कॉस्ट, एंड देयर कॉस्ट। ओके, तो कैपिटल के सोर्सेज और उनकी कॉस्ट के बारे में हम जानेंगे। देन सेकंड नंबर पे, जैसे कैपिटल के सोर्सेज मतलब भाई इक्विटी, प्रेफरेंस, लॉन्ग टर्म डेट हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस हुआ, और उनकी कॉस्ट, उसके रिगार्डिंग हमको क्या पे करना पड़ता है। तो थोड़ा सा नॉलेज हम गो थ्रू करेंगे इससे। नाउ नेक्स्ट अब डिटेल में चलेंगे वन बाय वन। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, हर एक सोर्स के लिए हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म डेट की। लॉन्ग टर्म डेट की, लॉन्ग टर्म डेट मतलब जैसे डिवेंचर्स हो गया, बॉन्ड वगैरह हो गए, तो इसकी बात करेंगे। और इसके रिगार्डिंग जो कॉस्ट आएगी उसको हम डिनोट करेंगे केडी से। डिनोट किसी भी कैसे भी कर सकते हो, कोई सीडी से भी कर सकता है, मैं केडी से कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ कोई और आरडी से भी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा। सिंबल आप कैसा भी यूज कर सकते हैं, हर ऑथर का अपना अलग अलग सिंबल हो सकता है ना, उसमें कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट जिसमें हम बात करेंगे
फर्स्ट कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट। सर ये क्या होता है? इरिडीमेबल मतलब जिनका रिडम्पशन नहीं होना, जिनका अपने को कभी प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट ही नहीं करना, दैट इज इरिडीमेबल। तो ऐसे अगर डिवेंचर्स इशू किए गए, ऐसे अगर बॉन्ड इशू किए गए हैं, परपेचुअल बॉन्ड, इरिडीमेबल बॉन्ड, तो उस केस में उनकी कॉस्ट डिटरमाइन करना यहां पे सीखेंगे। देन क्या? कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट मतलब जिनका एक टाइम बाद रिडम्पशन हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद, तो उस केस में हम कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे। देन इसका जो थर्ड पार्ट आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। अब मान लो अगर डिवेंचर्स इस तरह के हो, किस तरह के? कन्वर्टिबल नेचर के हो, मतलब जिनको एक टाइम बाद आप चाहे तो शेयर्स में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं और चाहे तो कैश ले सकते हैं। अब ऑब्वियसली आप क्या लेना चाहेंगे, कैश लेंगे कि शेयर लेंगे, बात करेंगे। उसके बेसिस पर हमको क्या करना होगा, इसका कॉस्ट डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। देन थर्ड नंबर पे आएगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप भी लिख रहे हैं ना, साथ साथ लिखना बहुत जरूरी है ना। प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन बीइंग परफेक्ट, है ना। सिर्फ मैन को नहीं, सबको परफेक्ट बनाता है। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसमें क्या पढ़ोगे? इसमें भी सेम दो चीजें हमको पढ़नी है, एक तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एक कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सेम स्टोरी, इरिडीमेबल मतलब जिनका रिडम्पशन नहीं होना है, पेमेंट नहीं होना है प्रिंसिपल अमाउंट का। रिडीमेबल मतलब एक टाइम बाद, फिक्स ड्यूरेशन के बाद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट का भी पेमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, कॉस्ट ऑफ डेट हो गया, प्रेफरेंस हो गया। नाउ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब कैपिटल का हर एक सोर्स इंडिविजुअली उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाएगा, इंडिविजुअली उसकी कॉस्ट डिटरमाइन की जाएगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी किससे डिनोट करेंगे? के ई से, मतलब के फोर कॉस्ट हो गया, डी फोर डेट हो गया, पी फोर प्रेफरेंस हो गया, ई फोर इक्विटी हो गया, सिंपल। नाउ इसमें क्या करोगे, इसमें अपने पास अलग अलग मेथड होंगे कैलकुलेट करने का। सीएपीएम, सीएपीएम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, नाम में मत जाना, बस दिमाग में रखना, काफी इंपॉर्टेंट मॉडल होता है सीएपीएम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्या नाम है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ओके, ये सर कैसे हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करवाएगा, बात करेंगे। एक बार हल्का सा लिख लेते हैं, बीटा बेस्ड, बीटा बेस्ड। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट और क्या रहेगा, इक्विटी का जो कॉस्ट कैलकुलेशन होगा उसके लिए हमारे पास एक और मेथड है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस अप्रोच। एक और जो बहुत कम काम आता है, मेनली तो देखो सीएपीएम और डिविडेंड प्राइस ही काम आएगा, एक और है अर्निंग प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच। ओके, अर्निंग प्राइस अप्रोच बोल दो, अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच बोल दो, ठीक है, जैसा भी आपको सही लगे। तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया। नाउ उसके बाद कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब आपका कमाया हुआ पैसा, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, आपका कमाया हुआ पैसा, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, उसकी भी कॉस्ट होती है बिल्कुल। हमारा पैसा जो हमने खुद ने कमाया है, ऑर्गेनाइजेशन ने कमाया है, उस पर भी कॉस्ट कंसिडर किया जाएगा। सर ये तो हमारा खुद का पैसा है, बिल्कुल, अगर आप यूज नहीं करते तो किसी और को देते ना,
किसी और को देते तो वहां से रिटर्न मिलता ना, तो बस वही कॉस्ट को हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स को। चलिए इसको हमने के आर से डिनोट करना है, किससे, के आर, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सर इसके बाद क्या पढ़ेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। शॉर्ट में क्या कहोगे इसको, WACC, KO, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KO फॉर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर ये क्या होता है, मैं कहा तुम इक्विटी से भी पैसा रेज कर सकते हो, तुम प्रेफरेंस से भी कर सकते हो, तुम डेट से भी कर सकते हो, राइट। तुम्हारे पास रिजर्व एंड सरप्लसेस भी हो सकते हैं। अब मुझे जानना है कि भैया मेरा केवल एक सोर्स तो है नहीं, एक से ज्यादा सोर्सेज हैं, तो ऑन एन एवरेज मेरे को कितना कॉस्ट आया, ऑन एन एवरेज इन सारी कैपिटल का जो मैं यूज कर रहा हूँ, चाहे इक्विटी, चाहे प्रेफरेंस, चाहे लॉन्ग टर्म डेट, उनका ऑन एन एवरेज मेरे को टोटल कैपिटल पे कितना कॉस्ट आया, एवरेज कॉस्ट कितना है। ओके ये दो तरीके से कैलकुलेट हो सकता है, एक यूजिंग मार्केट वैल्यू और दूसरा हो सकता है यूजिंग बुक वैल्यू, यूजिंग बुक वैल्यू। अभी तुमको बहुत कम समझ में आएगा क्योंकि हम तो सिर्फ टॉपिक्स टू बी कवर लिख रहे हैं ना, तो थोड़ा वो जितना सुनने में है समझने में है बहुत अच्छी बात है। नाउ लास्ट जो टॉपिक हम एंड करेंगे इसको वो होगा ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का कैलकुलेशन का एक छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन के बीच में इसकी नीड पड़ जाती है कि ना ग्रोथ रेट की कैलकुलेशन की, तो वो देखेंगे बस। बाकी WACC तक ये कंप्लीट हो जाता है, ग्रोथ रेट मैंने बस अपनी तरह अकॉर्डिंग एक एक्स्ट्रा टॉपिक दे दिया है। चलिए तो ये सारे टॉपिक्स अपने को कवर करने हैं, स्टार्ट करें। चलिए ओके, तो सबसे पहले पहला टॉपिक कौन सा था अपना, लगाओ फर्स्ट टॉपिक। सर फर्स्ट टॉपिक था सोर्सेज ऑफ कैपिटल एंड देयर कॉस्ट। लिखो सोर्सेज ऑफ कैपिटल एंड देयर कॉस्ट, एंड देयर कॉस्ट। कैपिटल के सोर्सेज और उनकी कॉस्ट के बारे में हम यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले एक कॉलम बना देंगे सोर्सेज का, फिर कॉलम बना देंगे कॉस्ट सिंबल का, और फिर बना देंगे कॉस्ट कवर्ड कि भैया इसकी कॉस्ट कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी होंगी। कॉस्ट कवर्ड होगी। सोर्सेज में सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेट होगी। सबसे पहले हमको यही पढ़ना है लॉन्ग टर्म डेट। तो सबसे पहला जो कैपिटल का सोर्स है वो कौन सा है, लॉन्ग टर्म डेट। आप लॉन्ग टर्म डेट से पैसा रेज कर सकते हैं। सर लॉन्ग टर्म डेट बोले तो डिवेंचर्स हुआ, डिवेंचर्स इश्यू कर सकते हैं और बॉन्ड वगैरह इश्यू कर सकते हैं। जनरली जिन पर आपको इंटरेस्ट देना होता है वो उसको हम डेट की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। नाउ कॉस्ट सिंबल क्या रहेगा, कॉस्ट सिंबल में कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट को अभी ऊपर बताया था मैंने, किससे डिनोट करेंगे हम लोग इसको डिनोट करेंगे केडी से। किससे, केडी से, कॉस्ट ऑफ डेट। ओके कॉस्ट कवर्ड क्या क्या रहेगी, कॉस्ट कवर्ड डेट पे क्या देना होता है। सर डेट पे हमको है ना हर साल इंटरेस्ट देना होता है, डेट पे हमको हर साल इंटरेस्ट पे करना होता है। तो एक तो ये कॉस्ट आएगी एनुअल इंटरेस्ट। दूसरा क्या होगा, मैंने कहा अगर आपके जो डेट है अगर वो रिडीमेबल हुए, रिडीमेबल मतलब एक टाइम बाद उन पर पैसा देना, आपको लौटाना है प्रिंसिपल अमाउंट, तो पहले तो डिवेंचर्स इशू करोगे तो पैसा आएगा, फिर डिवेंचर्स का रिडम्पशन करोगे तो पैसा जाएगा। तो वो जो आने वाला अमाउंट है और जो जाने वाला अमाउंट है उसका डिफरेंस, जो आने वाला अमाउंट है इश्यू करने पर और रिडम्पशन के टाइम में जो जाने वाला अमाउंट है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी कॉस्ट होगी। सर वो कॉस्ट कैसे हो सकती है, मैं कहा वो कॉस्ट ऐसे हो सकती है, मान लो आपने डिवेंचर इश्यू किया 100 रुपए पर और रिडीम कर रहे हो 110 रुपए पर, तो 10 रुपए क्या हो गया, आपकी कॉस्ट हुई कि नहीं हुई। बिल्कुल सर, 100 रुपए आए, 110 रुपए देने पड़ रहे हैं तो 10 रुपए एक्स्ट्रा हुआ ना, ये भी तो अपनी कॉस्ट है। अच्छा इसका उल्टा हो सकता है क्या सर, 100 रुपए पे इश्यू किया 90 पे रिडीम किया, हो सकता है, तो उसमें तो फायदा हो गया ना अपने को। हाँ 10 रुपए का फायदा हो गया, उसको भी कंसिडर करेंगे। हाँ
उससे इंटरेस्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी, सिंपल। ओके, तो लिखो डिफरेंस बिटवीन रिडम्पशन वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन रिडम्पशन वैल्यू एंड नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड मतलब कितना पैसा अभी अपने को नेट में मिल रहा है, इश्यू करने पर नेट अमाउंट अपने को कितना रिसीव हुआ, और रिडम्पशन वैल्यू मतलब रिडम्पशन के टाइम अपने को कितना पे करना है, सिंपल। तो ये दो चीजें अपने को यहाँ पर कवर करनी होगी, किसमें, लॉन्ग टर्म डेट की कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये दो चीजें हम कंसिडर करेंगे। नाउ नेक्स्ट सोर्स कौन सा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओके। तो आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से भी पैसा रेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। इसके सिंबल को क्या बोलेंगे हम, केपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर इसमें कौन कौन सी कॉस्ट कवर होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तुम क्या देते हो, सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो हम डिविडेंड देते हैं, बिल्कुल। इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले इनको डिविडेंड दिया जाता है, तो इनके रिगार्डिंग एक तो हर साल इनको हमको देना होगा डिविडेंड, तो हमने लिख लिया प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ओके। और सर और क्या करना होता है, और अगर ये भी रिडीमेबल हुए, अगर ये भी क्या हुए, रिडीमेबल हुए, तो इनके केस में भी क्या होगा, जब इश्यू किया तो कितना पैसा आया देखना पड़ेगा, नेट प्रोसीड, और रिडम्पशन के टाइम में कितना देना पड़ेगा उसको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर उन दोनों वैल्यू में कोई डिफरेंस है तो यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेशन में उस वैल्यू को भी कंसिडर किया जाएगा। तो सेम कॉपी कर दूं, डिफरेंस बिटवीन रिडम्पशन वैल्यू एंड नेट प्रोसीड, डिफरेंस बिटवीन रिडम्पशन वैल्यू एंड नेट प्रोसीड्स, ओके। समझे यहाँ तक। अभी एग्जाम्पल करवाऊंगा ना तो और समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना, ऐसे जादू नहीं होता है कुछ भी, है ना। कोई सोच रहा है कि मैं जादू दिखा रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद तुम पढ़ोगे, फिर रिवाइज करोगे, तब जाके वो अच्छे से आएगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर, ये लो जी, इन दोनों को हम यहाँ पर एक ब्रैकेट में इन्वॉल्व कर लिया कि भैया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे हमको क्या क्या कंसिडर करना है। एक तो हमको हर साल डिविडेंड देना है, वो तो देना ही देना है, वो तो चाहे रिडीमेबल हो चाहे इरिडीमेबल हो, देना ही देना है। लेकिन रिडीमेबल के केस में हमको क्या देखना है, रिडीमेबल के केस में हमको ये देखना है कि भैया हम इश्यू के टाइम में पैसा कितना हमको मिल रहा है, और रिडम्पशन के टाइम में हम कितना पैसा देंगे, दोनों में जो डिफरेंस होगा, 100 वाला चीज 100 रिसीव की 110 दे रहे हो, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है, वो भी कॉस्ट कंसिडर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो आगे बात आएगा, ओके। नेक्स्ट, डेट के बाद प्रेफरेंस हो गया, प्रेफरेंस के बाद नेक्स्ट कौन सा, सर डेट हो गया, प्रेफरेंस हो गया, इक्विटी ले लें, बिल्कुल ले लो, ठीक है। लिखो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसके रिगार्डिंग जो कॉस्ट होगी उसको क्या बोलोगे, के ही बोलोगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं, इनको तो ना इंटरेस्ट दिया जाता है, ना ही कोई फिक्स डिविडेंड दिया जाता है, तो इस पर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कॉस्ट। मैंने कहा देखो, कुछ डिविडेंड का पैटर्न फिक्स होता है, कुछ कंपनीज का डिविडेंड देने का पैटर्न फिक्स होता है, या तो वो हर साल फिक्स डिविडेंड दे रही है, या हर साल वो डिविडेंड इस तरीके से दे रही है कि वो एक फिक्स रेट से ग्रो कर रहा है। तो अगर कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है तब तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड बेसिस पर कॉस्ट पता कर देंगे। अगर कोई ऐसा कंपनी है जो एक फिक्स पैटर्न पे डिविडेंड दे रहा है, या तो हर साल कांस्टेंट दे रहा है, या हर साल कांस्टेंट रेट से ग्रोथ होता हुआ डिविडेंड दे रहा है, हर साल बढ़ रहा है लेकिन एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, तो अगर ऐसी दो कंपनीज होती होंगी तब तो डिविडेंड अप्रोच यूज हो जाएगा। अदरवाइज हमको क्या करना होगा, और भी तरीके हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के। सर वो क्या हो सकते हैं, जनरली जो कॉस्ट हम बात कर रहे हैं, अच्छा एक बात बताओ, कॉस्ट क्या होगी, लॉन्ग टर्म डेट के रिगार्डिंग कॉस्ट क्या होगी। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि डिवेंचर होल्डर जो डिवेंचर्स पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिवेंचर होल्डर्स, मान लो तुम डिवेंचर होल्डर हो, तुमने क्या किया, तुमने कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी ने पैसा मांगा, तुमने पैसा दिया, कंपनी ने तुमको डिवेंचर्स दे दिया, तुमने कंपनी को पैसा दे दिया। अब क्या होगा, अब तुम कंपनी से कुछ एक्सपेक्टेशन रखोगे ना, हाँ सर रखेंगे ना, इंटरेस्ट की रखेंगे। बस वो जो एक्सपेक्टेशन है ना, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ही कंपनी का कॉस्ट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन ही कंपनी के लिए कॉस्ट है। वैसे इक्विटी शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन ही क्या है, कंपनी के लिए कॉस्ट होगा, ओके। तो इसके केस में हम क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे क्या, CAPM मॉडल, है ना, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, रिस्क बेस्ड। यहां पे आप लिख लो रिस्क, ब्रैकेट में लिख देना बीटा बेस्ड कॉस्ट,
बीटा के बेसिस पर आप क्या करोगे, एक्सपेक्टेशन डिसाइड करोगे। एक्सपेक्टेशन ही क्या रहेगी, इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन ही हमारी कॉस्ट है। ओके, तो ये भी देखेंगे कैसे होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा सर, इस बार रिजर्व एंड सरप्लसेस, कंपनी का खुद का कमाया हुआ पैसा। एफएम के अंदर जब भी फर्म बोला जाए, ऑर्गेनाइजेशन बोला जाए, तो मतलब ऐसा अलग अलग नहीं होता कि फर्म अलग है, पार्टनरशिप फर्म अलग है, प्रोप्राइटरशिप फर्म अलग है, कंपनी अलग है, नहीं। यहाँ हम कोई लीगल फॉर्म की बात नहीं करते हैं, मतलब सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, चाहे फर्म बोलो चाहे कंपनी बोलो, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लसेस, रिजर्व एंड सरप्लसेस में क्या होगा सर, इसको किससे डिनोट करेंगे, के आर से डिनोट करोगे, आर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस या कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। इसके रिगार्डिंग सर, इसके रिगार्डिंग क्या कॉस्ट आता है। मैं कहा भैया ये कंपनी के खुद के कमाए हुए प्रॉफिट्स हैं, लेकिन कंपनी ने कैसे कमाए प्रॉफिट्स, कैपिटल का यूज करते हुए कमाए। अच्छा, इन पर हक किसका होता है सर, रिजर्व एंड सरप्लस पे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का हक होता है। क्यों, क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स को, बॉन्ड होल्डर्स को इंटरेस्ट देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद जो बचता है, जो बचता है रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर होता है, इसलिए उस पर किसका हक होता है सर, उस पर है ना इक्विटी शेयर होल्डर्स का हक होता है। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स का हक होता है तो कॉस्ट भी वही देखेंगे ना, बिल्कुल। तो 99% केस में तो तुम ये मान के चलना के और के आर बराबर होता है। 99% केसेस में के के आर बराबर मिलेंगे तुमको, ठीक है। हालांकि रिजर्व एंड सरप्लस के रिगार्डिंग कंपनी कुछ पे नहीं करती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है भैया ये तुम्हारे कमाए हुए प्रॉफिट है, कमाए हुए प्रॉफिट है, इस पर तुमको अलग से कुछ पे नहीं करना होता है। लेकिन फिर भी इन पर एक्चुअल हक किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का ना। तो भैया इक्विटी शेयर होल्डर्स का हक है तो वो उस पर कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि अगर ये पैसा कंपनी के पास नहीं रहता, अगर ये रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती, तो शेयर होल्डर्स इस पर कुछ कमाते कि नहीं कमाते, कमाते सर, कमाते ना। अगर ये पैसा कंपनी के पास ना होके शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता तो शेयर होल्डर्स पैसे पे कुछ कमाते ना। बस वो जो कमाई उन्होंने खो दी वही तुमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंपनी, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मैं यहां लिख देता हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैसे डिटरमाइन किया जाएगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एक थीम क्रिएट कर रहा हूं, इस चैप्टर की एक थीम क्रिएट कर रहा हूं कि भैया ऐसा सब कुछ होता है यहाँ पे। तो एक तुमको सोचने का एक तरीका दे रहा हूं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं, किस तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट होने वाली है, किस तरीके से वो फैक्टर्स इन्वॉल्व होने वाले हैं जो हमको नीड रहेंगे आगे कैलकुलेशन में। ओके सर, नाउ ये चारों सोर्सेस मिलकर क्या बन जाएगा, टोटल कैपिटल ना अपना। हो सकता है ना कि हमने सबसे पैसा रेज कर रखा हो, थोड़ा इक्विटी, थोड़ा प्रेफरेंस, थोड़ा डेट, तो ये सब मिलकर हमारा बन जाएगा टोटल कैपिटल। और जब हम टोटल कैपिटल पे ऑन एन एवरेज कॉस्ट देखेंगे उसको बोलेंगे WACC या KO, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, O4 ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट्स इट। तो यहां मैं लिख देता हूं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, छोटा क्वेश्चन रहा तो आपसे KD, KP, KE, KR ये कैलकुलेट करवा सकता है। बड़ा क्वेश्चन रहा तो आपसे ये सब कैलकुलेट करवाने के साथ साथ WACC भी कैलकुलेट करवा सकता है। मतलब या तो सेपरेट इनका क्वेश्चन आ जाएगा, वो तो छोटा छोटा क्वेश्चन हुआ, या फिर चारों कैलकुलेट करना है ये और पांचवा कैलकुलेट करना है WACC, ये बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके CMA के साथ साथ आपके बीकॉम वगैरह के भी, अगर कोई बीकॉम भी कर रहा है, सेकेंड ईयर में है, तो उसके लिए भी क्या है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। नाउ अब WACC को समझने के लिए ना हम एग्जाम्पल लेते हैं। WACC को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। बाकी पहले अपन एक काम करते हैं, नोट्स में आ जाते हैं और वहीं एग्जाम्पल भी लिखेंगे। इन दिस चैप्टर, आ जाओ नोट्स में आ जाओ, मतलब अपनी बुक में आ जाओ। कौन से बुक के अंदर, कौन सा चैप्टर, थर्ड चैप्टर। ओके, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है, सोर्सेज हैं लॉन्ग टर्म डेट हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, इक्विटी कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सप्लाई, ये सब चीज हमने लिख ली। टोटल कैपिटल, इसके रिगार्डिंग जो कॉस्ट होगी उसको क्या बोलेंगे, WACC। ओके, शॉर्ट में इसको हम बोल देंगे KO। ओके, KO।
नाउ WACC, सबसे पहले WACC के बारे में बताया गया यहाँ पर। सबसे पहले WACC के बारे में, हालांकि एक छोटा सा एक ओवरव्यू टाइप है, बाकी WACC डिटेल में आएगा। पूरा कंप्लीट करने के बाद डेट कंप्लीट, प्रेफरेंस कंप्लीट, इक्विटी कंप्लीट, रिजर्व एंड सरप्लस का कॉस्ट कंप्लीट करने के बाद अगेन WACC आएगा इन डेप्थ। तो फिलहाल WACC क्या है? सिंपल, इट इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल। रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं, जो लेंडर्स हैं, जो अपने को उधारी दिए हैं पैसा, डेट होल्डर्स हैं, वो अपनी कैपिटल पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सिंपल। ओके, टू द बिजनेस एज ए कंपनसेशन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के और कोई नाम सर? कट ऑफ रेट बोल सकते हो, हर्डल रेट बोल सकते हो, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हो। ठीक है, कट ऑफ रेट, हर्डल रेट और मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, बट मेनली यही नाम चलता है WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हद मार के ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कभी कभार रेयर केस में ये सब नाम यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलो अब एक फटाफट से एग्जांपल लिख लें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए WACC का। आ जाओ यहां पर, लिखो एग्जांपल। एग्जाम्पल, बस इतना सा जगह है, उसके अकॉर्डिंग ही लिखना, ध्यान रखना। मैं लिख रहा हूं यहां पर, सपोज you have taken suppose you have taken two types of loan, two types of loan. One is secured, and other is unsecured. अदर इज अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, उनका डिटेल तुमको नीचे दे रखा है। लोन, उनका अमाउंट, लोन कौन सा सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड, फिर उनका अमाउंट, और देन कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट तुमको दे रखा है, कॉस्ट ऑफ डेट तुमको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, केडी तुमको दे रखा है, कॉस्ट ऑफ डेट। ओके, लोन कौन सा? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अमाउंट कितना? 8 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। तो मैंने दो लोन ले रखा है, मतलब कोई इक्विटी नहीं, कोई प्रेफरेंस नहीं, कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं। मेरा जो कैपिटल है वो क्या है? एक सिक्योर्ड लोन है और एक अनसिक्योर्ड लोन है। ठीक है, जनरली सिक्योर्ड लोन सस्ता मिलता है ना, क्योंकि सिक्योरिटी रखवा रखी है। उसका जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो 10%, और जो अनसिक्योर्ड है उसका कॉस्ट ऑफ डेट कितना? 15% है। टोटल कितना हुआ? 10 लाख। टोटल कितना? 10 लाख। ओके, 10 lakh. Now calculate average cost of capital. Calculate average cost of capital. आपको एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता करना है, मतलब आपको ये बताना है कि देखो 8 लाख पे तो आपको 10% कॉस्ट आ रही है, 2 लाख रुपए पे आपको 15% का कॉस्ट आ रहा है, तो 10 लाख रुपए पे ऑन एन एवरेज कितना आ रहा है? 10 लाख रुपए पे ऑन एन एवरेज कॉस्ट कितना आ रहा है, बता सकते हो? ट्राई करो, ट्राई करो। अब एक फटाफट बच्चा आंसर देगा, और उस बच्चे का पता है आंसर क्या रहेगा? 12.5। 12.5 कैसे सर? वो इतना होशियार बच्चा है? मैं कहा नहीं। उसने क्या किया, 10 और 15 दोनों को ऐड किया। एवरेज कॉस्ट है तो बताना है, बचपन से बहुत बार एवरेज किया हमने। 10 + 15 डिवाइड बाय 2, 12.5%। उसका आंसर आया 12.5%, और वो आंसर हो गया गलत। क्यों? मुझे सिंपल एवरेज नहीं चाहिए, मुझे आप क्या ये बोलोगे कि 10 लाख पे मेरे को कितनी कॉस्ट आ रही? 12.5%? नहीं, गलत हो जाएगा। 10 लाख पे मेरे को 12.5% पड़ ही नहीं रहा है। कैसे नहीं पड़ रहा है बताता हूँ।
तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, सिंपल एवरेज नहीं चाहिए, वेटेड एवरेज चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए? वेटेड एवरेज। ओके, यहाँ पर देखो सॉल्व करने के वैसे दो तरीके होते हैं, ठीक है, जगह कम है, हम एक ही तरीका फॉलो करेंगे, एक ही तरीका सिखाएंगे, दूसरा तरीका सिखाएंगे बाद में कभी, ठीक है, दूसरा तरीका बाद में सिखाएंगे। हाँ, अरे अभी तो डब्ल्यूएससी पूरा डिटेल में आना है, वो बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। क्या रहेगा? मैं लिख देता हूं यहां पर लोन अमाउंट, लोन सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड, अमाउंट का कॉलम बना देते हैं जिसको डब्ल्यू नाम दे देंगे, कॉस्ट परसेंटेज जिसको हम एक्स नाम दे देंगे, और देन डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स जिसको हम एक्चुअली वो क्या है, कॉस्ट इन रुपीज है, डब्ल्यू एक्स तो बाद में कॉस्ट इन रुपीज, ये लो डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स मतलब अमाउंट और कॉस्ट परसेंटेज का मल्टीप्लीकेशन। कैसे? सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड कितने का? 8 लाख रुपए का, अनसिक्योर्ड कितना? 2 लाख रुपए का, टोटल कितना हुआ? 10 लाख रुपए, टोटल कितना हुआ? 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज। ओके, नाउ कॉस्ट कितना कितना? 10%, सिक्योर्ड का 15%, अनसिक्योर्ड का। अब जरा देखो, 8 लाख रुपए जो तुमने रेस किए हैं उसके रिगार्डिंग तुमको कॉस्ट कितना आ रहा है? 10%, तो 8 लाख का 10% कितना होता है? 80,000 ना, और 2 लाख का 15% कितना? 30,000, कितना हुआ टोटल में? 1,10,000, 1,10,000 रुपए का कॉस्ट आया तुमको कितने पर? 10 लाख रुपए की कैपिटल पे, 10 लाख रुपए की कैपिटल पे कितना आया? 1,10,000 रुपए का कॉस्ट। अब कोई मुझसे एवरेज कॉस्ट पूछेगा तो मैं ऑब्वियसली वेटेड एवरेज ही बताऊंगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ही बताएंगे। एवरेज कॉस्ट ब्रैकेट में लिख दिया वेटेड, कैसा आएगा? 1,10,000 रुपए का अपना कॉस्ट है, कितने की कैपिटल पे? 10 लाख रुपए की कैपिटल पे अपने को कितना कॉस्ट आ रहा है? 1,10,000 रुपए का। तो देख लो कितना परसेंट हुआ? 11%। तो तुम तो 12.5 बोले थे ना, 12.5% के हिसाब से तो 10 लाख इंटू 12.5% मतलब 1,25,000 रुपए का कॉस्ट आना चाहिए, लेकिन 1,25,000 तुमको नहीं पड़ रहा है, तुमको कितना पड़ रहा है? 1,10,000 रुपए पड़ रहा है, 1,10,000। इसके अकॉर्डिंग 11% इज द करेक्ट आंसर। सो वेटेड एवरेज अपने को यूज करना होता है। तो अभी मैंने सिर्फ इतना बताया कि सर यहाँ पर हम वेटेड एवरेज क्यों कर रहे हैं, सिंपल एवरेज क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो 11% इज द डब्ल्यूसीसी। सर ये जगह क्यों छोड़ा? फॉर्मूला लगाना चाहो तो लगा सकते हो, सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू इंटू 100। मैंने कहा ये क्या, कौन सा फॉर्मूला? ये एक्चुअली सिग्मा डब्ल्यू एक्स टोटल हो गया कॉस्ट इंटू अमाउंट का, और ये हो गया है सिग्मा डब्ल्यू। तो फॉर्मूला बन गया सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू इंटू 100। तो इस तरीके से अपने को क्या फाइंड आउट करना होता है? डब्ल्यूएसीसी पता करना होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता करना होता है। क्लियर है वाली चीज? ठीक है, चलिए, तो मैंने एक डब्ल्यूएसीसी का बताया कि किस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना होता है, क्या रूल है, क्यों वेटेड एवरेज ही करना होगा, सिंपल एवरेज नहीं करना होगा ना। अब वन बाय वन हम क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म डेट देखेंगे, देन प्रेफरेंस, देन इक्विटी, देन रिजर्व्स, एंड देन डब्ल्यूएसीसी इन डिटेल। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट के बारे में। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, लगाओ सेकंड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ओके, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट लिखा। ओके, सबसे पहले लिखो कि आखिर ये कॉस्ट है कौन सी? कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट में एल टी डेट, is the effective cost, is the effective cost, effective cost या effective rate लिख सकते हो, effective rate
a company, effective rate a company pays on its long term borrowing, on its long term borrowings. कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे क्या पे करती है जनरली, इफेक्टिवली? इफेक्टिव आपने कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा होगा, आपने कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा होगा। देखो इफेक्टिव, दिस वन, आफ्टर कंसीडरिंग टैक्स सेविंग, आफ्टर कंसीडरिंग टैक्स सेविंग। जैसे इंटरेस्ट की कॉस्ट है, हमने कहा कि भाई ये 10% डिवेंचर्स है, 2 लाख का 10%, तो क्या इफेक्टिव कॉस्ट 10% है? नहीं, टैक्स रेट भी तो है 30%। और इंटरेस्ट के कारण क्या होती है? इंटरेस्ट के कारण टैक्स सेविंग होती है, यस, इंटरेस्ट के कारण टैक्स सेविंग होती है। तो देखा जाए तो आप 10% जो दे रहे हैं वो बिफोर टैक्स है, लेकिन अगर हम 30% टैक्स सेविंग की भी बात करें, क्योंकि इंटरेस्ट पे करोगे, खर्चा है, खर्चे के कारण प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स भी कम देना पड़ेगा, तो भाई इफेक्टिव कॉस्ट 7% है। सेम वैसे ही हम वहां अभी इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में इस आफ्टर टैक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आफ्टर टैक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं। चलिए आ जाओ यहाँ पर। तो इफेक्टिव रेट अ कंपनी पे ऑन इट्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स सच एज, अब वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कौन कौन सी? बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स हो गए, एंड लॉन्ग टर्म लोन, एंड लॉन्ग टर्म लोन हो गई, लॉन्ग टर्म लोन, ब्रैकेट क्लोज, adjusted adjusted for the tax benefit, adjusted for the tax benefit, मतलब ये सिंपली आफ्टर टैक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं। एडजस्टेड फॉर द टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, हालांकि हम दोनों ही कैलकुलेट करेंगे, बिफोर टैक्स भी और आफ्टर टैक्स भी। ओके, तो इफेक्टिव रेट जो भी पे किया जा रहा है डिवेंचर होल्डर्स को या लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर, कैपिटल प्रोवाइडर्स को, वही क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट कहलाएगा। दो पार्ट्स में पढ़ेंगे इसको, एक तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल, दूसरा कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल। पहले इरिडीमेबल देन रिडीमेबल। ओके, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट देन कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट, दूसरा कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। साथ साथ लिखते चलना, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। सर इरिडीमेबल मतलब जिनका रिडम्पशन नहीं होना, जिनका रिडम्पशन नहीं होना, प्रिंसिपल अमाउंट विल नेवर बी रीपेड, है ना, बुक में लिखा हुआ है, टेंशन नहीं। और रिडीमेबल मतलब जिनका रिडम्पशन हो जाना है। तो इनको समझने के लिए हमको क्या करना होगा? सर इनको समझने के लिए हमको ना एग्जाम्पल देखना होगा, एग्जाम्पल, और फिर हम इनके फॉर्मूलाज यहाँ लिख देंगे। केडी बिफोर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, और कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। सर इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, बिफोर टैक्स की आफ्टर टैक्स? ऑब्वियसली आफ्टर टैक्स, ऑब्वियसली आफ्टर टैक्स। ठीक है, क्योंकि वही तो इफेक्टिव रेट होता है, वही तो इफेक्टिव रेट होता है। तो इरिडीमेबल डेट के केस में भी पता करेंगे और रिडीमेबल डेट के केस में भी हम पता करेंगे। ओके, थोड़ा सा यहां लिख देते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा रहेगा। डन। चलो अब क्या करें सर, पहले फॉर्मूला या पहले एग्जांपल? पहले एग्जांपल।
पहले एग्जाम्पल से समझेंगे और फिर फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल, अ कंपनी इश्यूड a company issued 12% perpetual bond, 12% perpetual bond of rupees 100, of rupees 100 at rupees 120। परपेचुअल मतलब इरिडीमेबल, जिनका कभी रिडम्पशन नहीं होगा, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। एक बार पैसा ले लिया आपसे बॉन्ड के रिगार्डिंग, अब हम कभी आपको आपका पैसा लौटाएंगे नहीं। सिंपल, हर साल क्या देते रहेंगे? इंटरेस्ट देते रहेंगे ना। ऐसा घबराओ मत, पैसा नहीं दिया जाएगा लेकिन हर साल इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। ओके, ये होता है इरिडीमेबल, परपेचुअल। ओके, इन पर अब टैक्स रेट, कंपनी का टैक्स रेट, कंपनी कौन से टैक्स ब्रैकेट में है? 30% टैक्स ब्रैकेट में। कंपनी कौन सा टैक्स ब्रैकेट में? 30% टैक्स ब्रैकेट में। ओके, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट। ओके, क्या आप कर पाएंगे ऐसा? क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स भी और आफ्टर टैक्स भी, बिफोर टैक्स भी आफ्टर टैक्स भी। अगर किसी को थोड़ा भी कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर याद होगा तो वो ट्राई जरूर करेगा, है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, ट्राई जरूर करेगा। आप खुद सोचो, ये जो बॉन्ड है, उन बॉन्ड पे आपको हर साल क्या देना पड़ेगा? सर हर साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर ये पहले बताओ, ये 100 रुपए क्या है और ये 120 क्या है? देखो, ये 100 रुपए फेस वैल्यू है और 120 रुपए ना इश्यू प्राइस है। 120 रुपए क्या है? इश्यू प्राइस है। तो इश्यू किया 120 पर, मतलब आपसे बॉन्ड के बदले में कलेक्ट कितना किया गया है? 120 रुपए कलेक्ट किया गया है। लेकिन उसका फेस वैल्यू, फेस वैल्यू वो वैल्यू होता है जो फिक्स रहता है ना। जो कह सकते हैं कि बॉन्ड का जो सर्टिफिकेट आपको जो दिया जाता है, डीमेट फॉर्म में दिया जाता है, जैसा भी दिया जाता है, उसके जो प्रिंट होता है, उस पर जो अमाउंट प्रिंट होता है वो फेस वैल्यू हो गया। ओके, आईपी चेंज हो सकता है, मार्केट पे डिपेंड करता है। मार्केट में अच्छी डिमांड है तो आईपी ज्यादा होता है, मार्केट में डिमांड कम हो सिक्योरिटी की तो आईपी क्या होता है? कम रहता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट पता करना है, कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ बॉन्ड एक ही बात है यहाँ पर। नाउ हर साल क्या देना है? सर हर साल हमको ना इंटरेस्ट देना है। ओके, तो एनुअल इंटरेस्ट कितना जाएगा? एनुअल इंटरेस्ट कितना जाएगा? इंटरेस्ट को हम आई से डिनोट कर देंगे, एनुअल इंटरेस्ट को हम आई से डिनोट कर देंगे। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, इसलिए तो फिक्स होता है। वरना कभी आईपी कुछ हुआ, किसी और के लिए आईपी कुछ हुआ, किसी और को बॉन्ड कितने पे इशू किए गए, किसी और ड्यूरेशन में बॉन्ड कुछ और प्राइस पे इशू किया गया, तो हमेशा उसका कैलकुलेशन ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं, सिंपल अपने को इंटरेस्ट हमेशा किस पे देना होता है? फेस वैल्यू पे देना होता है। फेस वैल्यू कितना? 100 रुपए। 100 रुपए का 12% कितना हुआ? 12 रुपए। 100 रुपए का 12% कितना? 12 रुपए। ओके, अब मेरे को एक और चीज कैलकुलेट करना होता है, नेट प्रोसीड्स। कंपनी के पास कितना अमाउंट रिसीव हुआ? नेट प्रोसीड्स, एनपी, नेट अमाउंट रिसीव, नेट अमाउंट रिसीव्ड। ओके, कैसे आएगा सर ये? कितना पैसा आया, तो जितने में आपने बॉन्ड इश्यू किया होगा, इश्यू प्राइस, उसमें से आप माइनस कर देना इश्यू एक्सपेंसेस, जिसको हम बोलेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। इश्यू एक्सपेंसेस, फ्लोटेशन कॉस्ट। ओके, तो इश्यू प्राइस कितना? 120 रुपए। और फ्लोटेशन कॉस्ट कितना? फ्लोटेशन कॉस्ट है सर इस क्वेश्चन में तो इश्यू एक्सपेंसेस दे ही नहीं रखे हैं, तो नील हम मान के चलते हैं, कोई इश्यू एक्सपेंसेस नहीं है। तो आपने बॉन्ड 120 रुपए में इश्यू किए और वो 120 रुपए कंपनी के पास आ गए हैं, नेट प्रोसीड्स। ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट होगा? कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट वो भी कैसा? बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। सिंपल आपको कॉस्ट बतानी है परसेंटेज में, तो हम क्या कहेंगे? यार हर साल हमको क्या देना पड़ रहा है? हर साल हमको 12 रुपए पे करने पड़ रहे हैं और हमने कलेक्ट कितना किया था? 120 रुपए। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो 120 रुपए हमने कलेक्ट किया और हमको हर साल 12 रुपए देना पड़ रहा है। हर साल हमको 12 रुपए देना पड़ रहा है और हमने कलेक्ट कितना किया? हमने कलेक्ट किया था बॉन्ड होल्डर से 120 रुपए।
तो इफेक्टिवली देखा जाए ना तो मेरा कॉस्ट 10% आ रहा है। इफेक्टिवली देखा जाए तो मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है बिफोर टैक्स, अभी तक टैक्स सेविंग को कंसिडर नहीं किया, 10% आ रहा है। दिखाने को देखो बॉन्ड पे क्या रेट दिया जा रहा है, क्या प्रोवाइड किया जा रहा है सर, 12% प्रोवाइड करवाया जा रहा है, लेकिन वो तो 100 रुपए पर है ना। बॉन्ड होल्डर से कितने रुपए कलेक्ट कर लिए गए, 120 रुपए कलेक्ट कर लिए गए। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो 120 रुपए आपसे लिए गए हैं, आपको हर साल 12 रुपए दिए जा रहे हैं, 12 रुपीज दिए जा रहे हैं, मतलब आपको इफेक्टिवली 10% रिटर्न प्रोवाइड करवाया जा रहा है। फॉर्मूला क्या रहा, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। सिंपल। मुश्किल था क्या, बिल्कुल मुश्किल नहीं था सर, लॉजिक था। 120 रुपए कलेक्ट किया कंपनी ने और 12 रुपए आपको हर साल दे दिया। अगर मैं आपसे 120 रुपए लूं और आपको हर साल 12 रुपए दूं तो आपको कितना रिटर्न प्रोवाइड कर रहा हूं, ऑब्वियसली 10%। नाउ ऐसे ही अब हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स की। क्या कोई टैक्स सेविंग होता है इंटरेस्ट की वजह से, बिल्कुल। टैक्स सेविंग ड्यू टू इंटरेस्ट, टैक्स सेविंग ड्यू टू इंटरेस्ट। कितना सर, हम लोग 12 रुपए इंटरेस्ट देते हैं। अब 12 रुपए इंटरेस्ट देंगे तो 12 रुपए से प्रॉफिट कम हो जाएगा, 12 रुपए से प्रॉफिट कम हो जाएगा तो उस पर टैक्स भी कम देना पड़ेगा 30%। तो 3 रुपए 60 पैसे का टैक्स कम देना पड़ेगा, 3 रुपए 60 पैसे का टैक्स सेविंग होगा। ओके, तो नेट कॉस्ट कितना पड़ा फिर, इंटरेस्ट का नेट कॉस्ट कितना पड़ा, इंटरेस्ट का नेट कॉस्ट कितना पड़ा आफ्टर कंसीडरिंग टैक्स सेविंग, आफ्टर कंसीडरिंग टैक्स सेविंग। सर 12 रुपए में से 3 रुपए 60 पैसे हटा दो, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 12 रुपए, लेकिन उसकी वजह से 3 रुपए 60 पैसे बच भी तो रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ रहा है। कितना रहेगा 8.40, 8.40 इंटरेस्ट की कॉस्ट आएगी अपनी नेट इफेक्टिव कॉस्ट। ओके, सो कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स क्या रहेगा, सो कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स क्या रहेगा सर, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स ऐसा है 8 रुपए 40 पैसे पड़ रहे हैं इफेक्टिवली, और पैसा कितना आया था 120 रुपए, पैसा कितना आया था 120 रुपए इंटू 100 करके देखो कितना आ रहा है 7%, कितना आ रहा है 7%। तो इफेक्टिव कॉस्ट एक्चुअली कितनी पड़ रही है सर, दिखाने को 12% है, लेकिन पहली चीज तो 100 रुपए की जगह 120 रुपए में इश्यू किया, 100 रुपए की जगह 120 रुपए में इश्यू किया, तो वहां पे हमारी इफेक्टिव कॉस्ट कम हो गई, 10% रहा। और क्योंकि इंटरेस्ट देते हैं तो टैक्स सेविंग भी होता है, तो इफेक्टिव कॉस्ट और कम हो गया। टैक्स सेविंग को जैसे ही कंसिडर किया इफेक्टिव कॉस्ट 7% आ गया, तो और इफेक्टिव कॉस्ट कम हुआ ना, अपना नेट कॉस्ट कम हुआ ना। सर इसका क्या फॉर्मूला रहेगा, ऐसा कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, नहीं मैंने कहा फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला लिखवा देता हूं, इंटरेस्ट इंटू 1 - टी इंटू जरूर बोलना बीच में, इंटरेस्ट इंटू 1 - टी, जैसा फॉर्मूला मैं बोलूं सेम वैसे ही आप बोलोगे, डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100, इंटरेस्ट इंटू 1 - टी डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। इंटरेस्ट कितना 12 रुपए, टी क्या, टी फॉर टैक्स रेट 30%, नेट प्रोसीड कितना, नेट प्रोसीड है 120 रुपए इंटू 100, सिंपल। तो 12 को 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे 8.40 आ जाएगा, डिवाइड बाय 120 इंटू 100, दैट्स इट। आया समझ में तुमको, आया क्या कॉस्ट ऑफ डेट, मैं जितना डिटेल में बता सकता था मैंने बताया तुमको, है ना। रेगुलर कम एग्जाम ओरिएंटेड बैच है ये, तो पूरा कॉन्सेप्ट रेगुलर फॉर्म में चलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड मैंने बोला था कि क्वेश्चंस में हम थोड़ा थोड़ा क्या कर देंगे, उसमें भी लिखेंगे, लेकिन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको कहीं कहीं मैं आपको सिर्फ शो कर दूंगा, ठीक है, इससे अपना टाइम बच जाएगा। और हमारे नोट्स इस तरीके से बने हुए हैं कि उसमें आपको टाइम सेव हो जाता है, तो इसलिए एग्जाम ओरिएंटेड भी मैंने बोला है साथ में। नाउ केडी बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट पढ़ रहे थे, हाँ सर, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट का फॉर्मूला लिया, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स क्या रहेगा, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100, और आफ्टर टैक्स क्या रहेगा, इंटरेस्ट इनटू 1 - टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। ओके डन, चलिए
आगे बढ़ते हैं सर। अब बात करेंगे रिडीमेबल डेट की। अब बात करते हैं रिडीमेबल डेट की। हर चीज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ना तो एक बार पढ़ने में इतना समझ में आ जाएगा कि वापस अपने को तकलीफ नहीं होगा। एक बार अगर जल्दीबाजी मचाओगे तो बार बार तकलीफ देगा। ठीक है, चलो देखो, लिखो एग्जाम्पल किसके लिए, इस बार कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट को समझने के लिए। अ कंपनी इश्यूड 12%। इस बार 12% क्या है, परपेचुअल नहीं, रिडीमेबल रिडीमेबल डिवेंचर्स, रिडीमेबल डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each at ₹120 ₹100 वाला डिवेंचर कितने पे इशू किया, 120 पे इशू किया। रिडम्पशन वैल्यू क्या है, रिडम्पशन वैल्यू जिसको हम आरवी कहेंगे, रिडम्पशन वैल्यू कितना है, 125 रुपए। 125 रुपए। कब होगा ये रिडम्पशन, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years। ओके, नाउ इश्यू एक्सपेंसेस। सर इस बार फ्लोटेशन कॉस्ट भी लिख रहे हो, हाँ इश्यू एक्सपेंसेस कह दो, फ्लोटेशन कॉस्ट बोल दो। इश्यू एक्सपेंसेस कितने रुपए, 5 रुपए। मतलब जब डिवेंचर्स इश्यू होंगे तो 5 रुपए तो इश्यू एक्सपेंसेस लग जाएगा। मतलब अपने नेट अमाउंट कितना मिलेगा, 5 रुपए कम मिलेगा। जो भी इश्यू प्राइस था, जो भी इश्यू प्राइस था उसमें 5 रुपए और कम मिलेंगे, मतलब 115 रुपए मिलेगा। और रिडम्पशन कैसे करना है, 125 रुपए पे करना है। 10 रुपए एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ, मिला कितना सर, 120, खर्चा हो गया 5 तो नेट मिला 115। रिडम्पशन कैसे होगा, 125 पे 125 पे 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है, तो ये भी कॉस्ट होगा कि नहीं होगा सर, ये भी कॉस्ट होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखवाया था इंटरेस्ट और डिफरेंस बिटवीन रिडम्पशन वैल्यू एंड नेट प्रोसीड, डिफरेंस बिटवीन रिडम्पशन वैल्यू एंड नेट प्रोसीड्स। ओके ठीक है जी, देखो यहाँ पर इश्यू एक्सपेंसेस 5 रुपए, देन टैक्स रेट, टैक्स रेट कितना सर, टैक्स रेट 30%। टैक्स रेट कितना, 30%। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट। ओके डन। वो भी कौन सा, आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स पूछ ही नहीं रहा, क्या पूछ रहा हूं, आफ्टर टैक्स। अपने आप बिफोर टैक्स आ जाएगा। आफ्टर टैक्स करने के लिए हमने क्या किया था, सिंपल, बिफोर टैक्स में केवल इंटरेस्ट लिया और इस आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि किसी भी अमाउंट को अगर 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल। चलिए ट्राई करना चाहोगे तुम इसको, ट्राई करना चाहोगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे आएगा सर। इसमें हमको कौन कौन सी कॉस्ट आ रही है, इसमें जो आपको कॉस्ट पड़ रहा है देखा जाए तो 2 तरह का कॉस्ट पड़ रहा है। एक तो आपको कॉस्ट आ रहा है एनुअल इंटरेस्ट का, एक तो आपको एनुअल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एनुअल इंटरेस्ट कितना, 12% रेट है, फेस वैल्यू पे देना पड़ेगा। तो फेस वैल्यू 100 रुपए, 100 रुपए का 12%, 100 रुपए का 12% कितना, 12 रुपए। 100 रुपए का 12% कितना, 12 रुपए। ठीक है जी, तो ये तो देना ही पड़ेगा हर साल इंटरेस्ट। और क्या कॉस्ट आएगा, और क्या कॉस्ट आएगा सर, और है ना, डिफरेंस बिटवीन रिडम्पशन वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन रिडम्पशन वैल्यू एंड नेट प्रोसीड, डिफरेंस बिटवीन रिडम्पशन वैल्यू एंड नेट प्रोसीड्स। अच्छा मतलब ये कैसा सर, मैं भी देख लेते हैं। रिडम्पशन वैल्यू कितना है, आरवी कितना है सर, रिडम्पशन होगा 125 रुपए पर, रिडम्पशन होगा 125 रुपए पर, 125।
ओके, और नेट प्रोसीड कितना है? नेट प्रोसीड कितना हुआ सर? नेट प्रोसीड ऐसा है, इश्यू प्राइस 120 रुपए और इश्यू एक्सपेंसेस 5 रुपए। तो 120 में से अगर मैं 5 हटा दूं, नेट कितना मिला? 115 रुपए। इश्यू करने पर पैसा कितना आया? 120 रुपए पे इश्यू किया, 5 रुपए इश्यू एक्सपेंसेस लग गए, 115 रुपए नेट मिला। ओके, तो जब 115 रुपए मिले अपने को और रिडम्पशन के टाइम 125 देना पड़ रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट आया? 10 रुपए। और ये कब आएगा? क्या ये हर साल आ रहा है? नहीं, ये हर साल नहीं आ रहा है। ये आ रहा है अपने को एट द टाइम ऑफ, या यूं कहूं ओवर द रिडम्पशन पीरियड, ओवर द पीरियड ऑफ रिडम्पशन। ये जो कॉस्ट आ रही है वो है कॉस्ट ओवर द पीरियड ऑफ रिडम्पशन, ओवर द पीरियड ऑफ रिडम्पशन। ओके, ओवर द पीरियड ऑफ रिडम्पशन मतलब बोले तो कितना है रिडम्पशन पीरियड? 5 साल, मतलब 5 साल, 5 ईयर्स। ये जो 10 रुपए अपने को एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, कोई ये हर साल नहीं है, ये क्या है? 5 सालों का टोटल कॉस्ट है। तो हर साल 12 रुपए तो जा ही रहा है, और इन 5 सालों में 10 रुपए और जा रहे हैं। अब बताओ आप कॉस्ट कैसे पता करोगे? अब बताइए आप कॉस्ट कैसे पता करेंगे? कॉस्ट ऑफ डेट। तो देखो, कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला बनाने का ट्राई करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, देखो हर साल तुमको क्या देना है सर? हर साल हमको इंटरेस्ट तो देना ही देना है। इंटरेस्ट पर टैक्स सेविंग होगा क्या? हाँ, इंटरेस्ट पर टैक्स सेविंग होगा। तो इंटरेस्ट के अमाउंट को क्या कर लिया जाता है? आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस, और कोई कॉस्ट आ रही है आपको? बिल्कुल सर, हमको और भी कॉस्ट आ रही है। क्या? रिडम्पशन वैल्यू और नेट प्रोसीड का डिफरेंस, रिडम्पशन वैल्यू और नेट प्रोसीड्स का डिफरेंस। लेकिन ये तो जो 10 रुपए वो कितने टाइम में आ रहे हैं? 5 साल में आ रहे हैं। तो हम इसको क्या कर देंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 125 और 115 दोनों का जो डिफरेंस है 10 रुपए, इनको 5 साल में अलोकेट कर दिया जाएगा, जिससे ऑन एन एवरेज हर साल का कॉस्ट आ जाएगा। तो 10 रुपए पूरा टोटल में है, 5 साल में अलोकेट कर दोगे तो क्या आएगा? हर साल का 2 रुपए ऑन एन एवरेज कॉस्ट इसका आ जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो मेरे को 12 रुपए इंटू 0.7, 8.4 रुपीज तो इंटरेस्ट के पड़ गए, और 2 रुपए मेरे को रिडम्पशन पे जो एक्स्ट्रा देना पड़ा उसके पड़ गए ऑन एन एवरेज हर साल। 10 रुपए टोटल में है, 5 साल में एलोकेट किया, ऑन एन एवरेज हर साल 2 रुपए। ओके, नाउ डिवाइड में क्या करोगे? डिवाइडेड में क्या करेंगे सर? 5 साल का ड्यूरेशन है, रिडम्पशन वैल्यू भी कंसिडर किया, नेट प्रोसीड भी कंसिडर किया। तो अब हमको क्या करना है? केवल इनिशियल अमाउंट नहीं लेना, दोनों का एवरेज लेना है। आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इन्वेस्टमेंट कंसिडर करना होगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट कंसिडर करना होगा। आरबी रिडम्पशन वैल्यू कितना सर? रिडम्पशन वैल्यू 125, नेट प्रोसीड कितना? 115 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि जब आप एवरेज कॉस्ट कंसिडर कर रहे हो हर साल का, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कंसिडर करना होगा। ठीक है, चलिए ओके सर, डन है। करो, सॉल्व करो, सॉल्व कीजिएगा। नीचे 125 प्लस 115 डिवाइडेड बाय 2, 120। तो पहले न्यूमरेटर को अलग लिख दिया, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व कर लिया। नाउ 8.4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। ओके, कितना आया? 8.66%, 8.66%। 666 है तो 67 भी कर सकते हो, 8.67%। ओके, डन। चलिए, तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट भी तुमको समझ में आया क्या आफ्टर टैक्स का? बिल्कुल सर, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट भी हमको समझ में आया। तो अब क्या करें सर? अब हम क्या करते हैं, ज़्यादा तुमसे दिमाग नहीं लगवाते हैं, ठीक है? छोटे छोटे बच्चे तुम लोग यार, इंटर वाले है ना, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के काम चला लेना। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एक बार बुक से गो थ्रू कर लेते हैं, फिर तुमको आज छोड़ देते हैं, फिर बुक के क्वेश्चन कल करेंगे। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर भी कल करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी थोड़ा सा है, छोटा सा है, वो कल करेंगे। पहले बुक से कंप्लीट कर लेते हैं।
कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ओके, क्या होगा सर? लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कहीं से भी, ऐसा कोई भी जो आपने पैसा बोरो किया हो लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल से ज्यादा के लिए, वो लॉन्ग टर्म डेट की कैटेगरी में आ जाएगा। डिवेंचर से पैसा इशू करना, जनरली डिवेंचर्स 1 साल से ज्यादा की मेच्योरिटी का इशू किया जाता है। बॉन्ड से पैसा रेज करना, ये सब लॉन्ग टर्म डेट की कैटेगरी में आएगा, जब तक कि स्पेसिफिकली इनको शॉर्ट टर्म ना बोला जाए। नाउ इसको हम पढ़ेंगे 2 पार्ट्स में, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। इरिडीमेबल डेट का मतलब क्या होता है सर? इरिडीमेबल का मतलब होता है प्रिंसिपल विल नेवर बी रीपेड, प्रिंसिपल अमाउंट का कभी वापस जिंदगी में पेमेंट नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ओनली अ रेगुलर इंटरेस्ट, रेगुलर कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। प्रिंसिपल का कभी पेमेंट नहीं होगा, केवल क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट, कैलकुलेट कैसे किया जाएगा सर? इस ये कैसे कैलकुलेट होगा? मैंने कहा देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, याद है ना तुमको? हाउ टू कैलकुलेट इरिडीमेबल के केस में, बिफोर टैक्स में होगा इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100, और आफ्टर टैक्स में होगा इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। तो आफ्टर टैक्स में अपने को क्या करना होता है? सिंपली इंटरेस्ट के अमाउंट को आफ्टर टैक्स कर लेना होता है, मतलब टैक्स सेविंग को कंसिडर कर लेना होता है। यार आई मतलब एनुअल इंटरेस्ट हो गया, एनपी मतलब नेट प्रोसीड हो गया। नेट प्रोसीड मतलब इश्यू प्राइस, जो भी सिक्योरिटी आपने इश्यू किया, डिवेंचर्स है, बॉन्ड है, उसका इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? उस सिक्योरिटी को इश्यू करने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ इशूइंग सिक्योरिटी, जैसे प्रिंटिंग हो गया, सेलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, एडवर्टाइजमेंट का हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, ब्रोकरेज पोस्टेज हो गया। तो अगर ऐसा कोई भी एक्सपेंस दे रखा है तो इससे आप क्या करेंगे? इश्यू करने के रिगार्डिंग खर्चा हुआ ना, तो आप क्या करोगे? नेट अमाउंट जो रिसीव है उसको कम कर लोगे। ठीक है, नेट प्रोसीड वाला अमाउंट का कैलकुलेशन में काम आएगा। नाउ कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, रिडीमेबल मतलब जिनका रिडम्पशन होना है एक टाइम बाद, कैसे कैलकुलेट होगा सर? बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। हमने वहां पे भी फॉर्मूला नहीं लिखा है, एक बार फॉर्मूला लिख देंगे वहां पर भी, हैंड रिटन नोट्स में भी। तो कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स क्या होगा सर? बिफोर टैक्स में सिंपली इंटरेस्ट के अमाउंट को आफ्टर टैक्स नहीं करना होता है, तो इंटरेस्ट प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, एवरेज कॉस्ट आ गया दोनों का डिफरेंस का, डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय, इसको क्या बोलोगे? होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला जैसा मैं बोलूं सेम वैसा ही, इंटरेस्ट प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2 इंटू 100। होल डिवाइड बाय मतलब कंप्लीट वैल्यू डिवाइड है यहाँ पर। आफ्टर टैक्स करने के लिए क्या करोगे? इंटरेस्ट के अमाउंट को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट्स इट, बस। तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, इंटू जरूर बोलना, प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, बस हो गया। हेयर आरवी मतलब रिडम्पशन वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू और मैच्योरिटी वैल्यू। नाउ अब ये जो एग्जांपल है ना, ये या तो एक बार तुम ट्राई करना अपने लेवल पे कितना कर पाते हो, वरना हम कल तो ट्राई करेंगे ही करेंगे, हम कल तुमको सिखाएंगे कि कैसे होगा इनका सॉल्यूशन, आराम से करेंगे, क्यों जल्दबाजी करना है। आज तुमको क्या करना है? वही जो पढ़ाया रिकॉल करना है। यहाँ पर भी फॉर्मूला लिख दो, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स और कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। जितना बार लिखोगे, जितना बार बोलोगे, सेम पैटर्न पे बोलोगे, बार बार अलग अलग नहीं बोलना है, जो बोलना है कंप्लीट बोलना है, और एक ही पैटर्न पे, जैसे सॉन्ग्स याद हो जाते हैं ना, एक ही जैसे उसी टोन में याद हो जाते हैं, सेम वैसे ही, सेम वैसे ही। क्या करोगे? इंटरेस्ट प्लस, बोल, मन में नहीं बोलना, तेज बोलना है ना, तेज बोलना है सर। लाइब्रेरी में तू भी ऐसा थोड़ा सा ऐसा लिप्स हिला सकते हो ना तुम लोग। आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ओके, यहां पे क्या होगा? आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी, आरवी मतलब रिडम्पशन वैल्यू, एनपी मतलब नेट प्रोसीड, डिवाइड बाय एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, कितने टाइम बाद रिडम्पशन होगा, कितने टाइम बाद रिडम्पशन होगा, होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ये लो जी, डन है। तो मैंने आपको लिखवा दिया है,
है ना, कंप्लीट पूरा डिटेल में हम एक एक चीज पढ़े हैं। फिर से किसी को देखना हो तो क्या करना, समझ में कम आया हो, एक बार फिर से वीडियो फटाफट से सुन लेना। बाकी कल आएंगे तो रिकॉल तो करेंगे ही करेंगे, एक बार घर पे जाके जरूर रिकॉल करना, ठीक है। चलिए, तो रिकॉल करेंगे आके और देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।